बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज वीडियो आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है हाउ मलयालम सिनेमा इज किलिंग बॉलीवुड। फहद फाजिल, उनी मुकुंदन, मोहनलाल ममोटी सर। सो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Malayalam cinema, I think, has the best writing today. Today, if I am envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers. अब देखो हिंदी सिनेमा जिस तरह से जा रहा है, कोई भी है ना, और सेम टाइम मलयालम सिनेमा इज नॉट जस्ट चर्निंग आउट गुड फिल्म, दे चर्निंग आउट हिट्स आफ्टर हिट्स। मलयालम सिनेमा के पास ना ही बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड की तरह अंधा पैसा है, ना ही इंडियाज बिग प्रोडक्शन हाउसेस, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से पब्लिक जॉम्बी की तरह मलयालम सिनेमा पे टूट पड़ रही है। हर तरफ बॉलीवुड की बातें हो रही है। 2024 में पहली बार सिर्फ 250 करोड़ के बजट में यह इंडस्ट्री 8 फिल्में बनाती है, जैसे कि प्रेमालू, आडू जीवितम, ब्रह्म युगम, आवेशम, अन्वेस्पिनी कठंडम और मंजुमल बॉयज। और ये 8 फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन जस्ट 5 मंथ्स में, यानी कि मई 2024 तक पूरा कर लेती है। 8 films in 4 months, 1,000 crores. I don't think Malayalam cinema has seen 1,000 crores ever. Absolutely, and of the movies that you mentioned, nearly at least 5 or 6 of them are in the top 5, top 6 all-time highest money-earning films in Malayalam cine history. जैसे 2023 को बॉलीवुड के लिए गोल्डन ईयर माना जाता है, वैसे ही 2024 को हमेशा मलयालम सिनेमा के लिए याद किया जाएगा। इस साल मलयालम इंडस्ट्री ने बहुत सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स तो दी ही, और मलयालम फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जैसा अवार्ड भी जीता और मलयालम सिनेमा को ग्लोबली क्रिटिकली एक्लेम भी दिलाया। लेकिन आज जहाँ सुपरस्टार्स 250 से 300 करोड़ की फीस ले जाते हैं, वही मलयालम सिनेमा जो इतनी बेहतरीन कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाती है, वो बजट के लिए आज भी स्ट्रगल करती है। सफिशिएंट बजट ना हो पाने की वजह से कई बार फिल्म को बीच में रोक दिया जाता है। मंजुमल बॉयज आधे में रुक गई थी, 5 महीना रुकी रही, फिर कहीं से पैसे आए, फिर कैसे खत्म हुई, हमसे उनको थोड़ी ना मालूम, उनको मालूम होता है ये इस लेवल पे जाएगी। पर सवाल ये आता है कि जहां बॉलीवुड 350 करोड़ में BMCM एंड 190 करोड़ में गणपत जैसी फिल्म बना पाती है, तो वही 5 to 20 करोड़ में मलयालम सिनेमा कैसे ऐसी फिल्में बना ले रही है, और क्यों 2024 से पहले कभी इस इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा हाइप और रिकॉग्निशन नहीं मिली। साथ ही साथ हम आपको इस फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री ने बहुत सी यूनिक जॉनर्स को एक्सप्लोर किया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज को सॉफ्ट पॉर्न मूवीज के लिए जाना जाने लगा, और फिर कैसे इस छोटी सी इंडस्ट्री ने एक बड़ा कमबैक किया, और क्या आने वाले टाइम में मलयालम इंडस्ट्री बॉलीवुड के बचे कुचे मार्केट को भी बिना सॉस चटनी लगाए खा जाने वाली है। तो डिकोड करते हैं मलयालम सिनेमा के सक्सेस की असली स्टोरी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे अब छोड़ा हो या छोड़ी। तो अगले 4 पॉइंट से हम डाउनफॉल, राइज एंड फ्यूचर ऑफ मलयालम सिनेमा को समझेंगे। तो देखो, इस साल मलयालम सिनेमा ने एक से बढ़कर एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज दी, जैसे प्रेमालू, मंजुमल बॉयज, मार्को, किसकिंदा कंदम एटसेट्रा। और ये सारी की सारी मूवीज इतनी अच्छी थी कि सिनेफाइल्स इन मूवीज को देखकर ये कहने लगे, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस टाइप की मूवीज मलयालम सिनेमा में मेन स्ट्रीम के कैटेगरी में आती है। और इसी बात से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट होता है कि ऐसा क्यों है कि इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु में मेन स्ट्रीम मूवीज जो है वो ओवर द टॉप एक्शन मास मसाला मूवीज है, या फिर बिग स्केल एंटरटेनर्स है, बट मलयालम सिनेमा में कंटेंट ड्रिवन मूवीज ही मेन स्ट्रीम कैसे है, और ऐसा होने का रीजन क्या है? तो वो बात तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तुम्हें उस टाइम में ले जाना पड़ेगा जब इंडिया में सिनेमा की शुरुआत हुई थी। तो देखो, इनिशियल डेज में स्क्रिप्ट के जो भी सोर्सेज होते थे वो थिएटर प्लेज होते थे, और मलयालम थिएटर के जो भी प्लेज होते थे वो बस माइथोलॉजी स्टोरीज पे बेस्ड होती थी। और अब सिंपल सी बात है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी पे मूवीज बनानी है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और इतने पैसे मलयालम मेकर्स के पास थे नहीं, और ना ही उनका मार्केट इतना बड़ा था कि ज्यादा पैसे लगा के रिकवरी हो जाए। और यही बजट की प्रॉब्लम और लिमिटेड मार्केट होने की वजह से मलयालम फिल्म मेकर्स ने उन जॉनर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिनको बनाने में कम खर्चा आए, जैसे कि सोशल इश्यूज वाली मूवीज और कल्चरल रूटेड फील कराने वाली मूवीज। और 1980s आते आते मलयालम फिल्म मेकर्स ने क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री थ्रिलर, कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे जॉनर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मलयालम सिनेमा का ओवरसीज मार्केट भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि बहुत से लोग केरला से गल्फ कंट्रीज में मूव करने लगे, तो कोई जॉब की तलाश में, तो कोई अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। और इसी रीजन से मलयालम सिनेमा का मार्केट इंक्रीज भी हुआ। अब मार्केट इंक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है कि बजट भी इंक्रीज होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हुआ था। बट मलयालम सिनेमा के लिए बजट में स्मॉल इंक्रीमेंट ही बड़ी बात थी। अब देखो, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्यों मलयालम इंडस्ट्री में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा मेन स्ट्रीम है। अब अगर मेन स्ट्रीम है तो सिंपल सी बात है कि कंटेंट ड्रिवन मूवीज की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, और जब क्वांटिटी ज्यादा होती है ना तो क्वालिटी मैच कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट आज भी मलयालम सिनेमा में 70% कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनती है जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, और इसी चीज के बेस पे हम मलयालम सिनेमा को इंडियन सिनेमा की बेस्ट इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन ये आता है कि मलयालम सिनेमा के बेस्ट होने का रीजन क्या है। तो अब उन फैक्टर्स पे बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों मलयालम सिनेमा बेस्ट है। और जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है मलयालम मूवीज की राइटिंग। तुम जैसे जैसे मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर करोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा के जो बेस्ट राइटर्स हैं वो मलयालम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। Malayalam cinema, I think, has the best writing. Today, if I am envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers and actors. Always. This 10 seconds of this interview is going viral in Kerala. जैसा कि हमने अपनी साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाली वीडियो में बताया था कि अनलाइक अदर इंडस्ट्री जहां राइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, काम करा के उन्हें ढंग से पैसे नहीं दिए जाते, 6-6 महीने तक उनकी पेमेंट रोक दी जाती है, वहीं मलयालम सिनेमा अपने राइटर्स की वैल्यू को अच्छे से समझती है। लेकिन अनलाइक अदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम सिनेमा ने कंटेंट स्किंग को सच में प्रायोरिटी देते हुए अपने राइटर्स को लिटरली सिर पे बिठाया। मलयालम सिनेमा में किसी स्टार जितने फेमस डुओ बॉबी और संजय, जिन्होंने वयाडी नाइल, ट्रैफिक 1 जैसी काफी सारी बेस्ट फिल्में दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रेम्यूनरेशन के साथ साथ रिकॉग्निशन भी मिली। और अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी कहा था कि जिन फिल्म मेकर्स के अंदर टैलेंट की कमी होती है वो अपनी मूवीज में भर भर के वायलेंस और सेक्स का यूज करते हैं। क्या मतलब डैनी डैनियल टैलेंटेड नहीं है? मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी बिग मूवीज में एक्शन बहुत होता है बट स्टोरी के नाम पे घंटा कुछ नहीं होता, बट फिर भी ओवर द टॉप एक्शन की वजह से वो मूवी तगड़ा बिजनेस करती है। और मलयालम सिनेमा के पास इतना बजट है ही नहीं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बिग स्केल एक्शन दिखा सके और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार पैसे कमा सके। तो ले दे के मलयालम फिल्म मेकर्स के पास एक ही हथियार बचता है और वो है उनकी राइटिंग। और ये एक रीजन भी है कि क्यों वो लोग राइटिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनकी मूवीज वीएफएक्स और एक्शन पे रिलाई नहीं करती बल्कि राइटिंग एंड परफॉर्मेंस पे रिलाई करती है। और मलयालम सिनेमा से दृश्यम 2018, कुमलंबी नाइट्स, बैंगलोर डेज, कठाल द कोर जैसी मूवीज आती है और टाइम टू टाइम हमें इस तरह की ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग वाली मूवीज देखने को मिलती रहती है। और इस तरह का क्वालिटी सिनेमा ये लोग हर साल प्रोवाइड करते हैं। इसी साल की बात ले लो तो रोमांटिक फिल्म प्रेमालू, सर्वाइवर थ्रिलर मंजूमल बॉयज, मसाला मास्टरपीस आवेशम, एक्शन फिल्म मार्को एंड थ्रिलर फिल्म किसिकिंदा कंदम। अब इतनी वैरायटी में अच्छी मूवीज देखने के बाद मैं मलयालम मेकर से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा माल फूकते हो आप लोग जो कॉन्स्टेंटली मास्टरपीस मूवीज बनाए जा रहे हो? अगर थोड़ा माल बच गया हो तो बॉलीवुड वालों को भी सप्लाई कर दो। लेकिन मेरे इसी सवाल का जवाब दिया था मलयालम एक्टर टोविनो थॉमस ने। Have you ever thought how hard it is for us to bring a movie to national attention? Work harder, smarter. We work overtime, and that's how we create these movies. We are not smoking anything. टोविनो थॉमस की बात सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि वो लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। भले उनके पास बजट कम है, रिसोर्सेस कम है, बट स्टिल डेडिकेशन पूरी है। और यही बात मलयालम इंडस्ट्री में 35 फिल्मों से ज्यादा में काम कर चुके कमल हसन ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मलयालम सिनेमा में 12-12 घंटे लोग काम करते हैं क्योंकि एक फिल्म को 3 हफ्ते में शूट कर लिया जाता है ड्यू टू लेस बजट। Otherwise, I come from an industry called Malayalam film industry. It's a small industry, so it is one long distance run, beginning to end. We have to finish shooting in 3 weeks. Like, Movies. Yeah, like 22 days they finished like a full feature 22 film. days Back or in the day, yeah. 23 days max, and we'll have to finish the film. So everybody is geared for that. So it sometimes exceeds 12 hours of work. इस पर वर्ल्ड डिज्नी का एक फेमस कोट याद आ जाता है, डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मोर मूवीज। और मनी वर्ड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में आई, जहां बॉलीवुड में आजकल इलॉजिकल एक्शन मूवीज बना रहे जिनमें मेहनत कम लगती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है, अच्छी स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती, ना अच्छी एक्टिंग होती है, बस प्रेजेंटेशन कुछ ठीक ठाक होता है और एक्शन होता है और इन दोनों से ही काम चल जाता है। तो हमारे मलयालम स्टार्स ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? उनका मन नहीं करता कि भैया हम बिना मेहनत किए भी धड़ाधड़ पैसे छापे जाए? तो भाई मन तो सबका करता है पैसे कमाने का, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज केरला ऑडियंस, जो ऐसी मूवीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बाकी पूरे इंडिया की ऑडियंस तो कर लेती है उस मूवीज को एक्सेप्ट, तो भाई केरला की ऑडियंस को क्या दिक्कत है? देखो भैया, बात कुछ ऐसी है कि केरला की जो पब्लिक है ना वो हाईली एजुकेटेड है, साथ ही साथ वो सिनेमा के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। वहाँ के ऑडियंस का जो टेस्ट है वो सिनेमा को लेकर अलग ही लेवल का है। तुम्हें वहाँ पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया है, जिन्होंने स्टैनली कुब्रिक से लेकर क्रिस्टोफर नोलन तक की मूवीज देख रखी है, कोरिया से लेकर फ्रेंच सिनेमा कुछ भी नहीं छोड़ा। और जिन लोगों ने इतनी क्वालिटी सिनेमा को एक्सप्लोर किया है वो कभी भी एक मीडियोकर मसाला मूवी पे सेटल नहीं होने वाले। तो वहाँ के ऑडियंस को अगर तुम्हें थिएटर तक लाना है तो एक मास्टरपीस मूवी तो बनानी पड़ेगी बॉस। और यही रीजन है कि वहाँ की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज में से सब की सब आर्ट मूवीज है। बट बॉलीवुड की अगर तुम टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर देखोगे हिंदी मार्केट में तो उनमें से एक भी फिल्म आर्ट सिनेमा नहीं है। तो किस इंडस्ट्री में किस टाइप के किस लेवल का सिनेमा बनेगा वो ऑडियंस से डिसाइड करती है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मलयालम सिनेमा बेस्ट क्यों है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि 2024 से पहले मलयालम सिनेमा कहाँ पे थी? क्या वो लोग पहले अच्छी मूवी नहीं बना पा रहे थे? तो भाई ऑफकोर्स बना पा
पा रहे थे, बट ऐसा क्यों है कि मलयालम सिनेमा को जो हाइप 2024 में मिली वो इससे पहले नहीं मिल पाई, और साउथ की बेस्ट इंडस्ट्री होते हुए भी इतने सालों तक नॉर्थ ऑडियंस मलयालम सिनेमा को समझ ही नहीं पाई। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बार मलयालम सिनेमा का इतना डार्क टाइम भी आया था कि वो इंडस्ट्री फिनिश होने के कगार पे थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री ने एक तगड़ा कमबैक किया, और कैसे 2024 में मलयालम सिनेमा सारी लाइमलाइट खा गई। तो देखो, बात है 90 की, जब मलयालम सिनेमा अपनी पीक पर थी और एक अलग ही लेवल का क्वालिटी सिनेमा प्रोवाइड कर रही थी। मोहनलाल से लेकर ममूटी जैसे सुपरस्टार छाए हुए थे। फिर 2000 में एक ऐसा फेज या एक ऐसा डार्क टाइम शुरू होता है मलयालम इंडस्ट्री का कि एमटी वासुदेवन नायर, जो कि एक स्क्रीन राइटर है, वो अपनी स्क्रीन प्लेबुक में लिखते हैं कि उस टाइम पर मलयालम सिनेमा को सॉफ्ट पॉर्न मूवीज के लिए जाना जाने लगा था। और इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मलयालम इंडस्ट्री की हालत कितनी खराब हो गई थी। और वो हालत खराब होने का रीजन भी मलयालम सुपरस्टार्स और मलयालम फिल्म मेकर्स ही थे, जो अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर करके तमिल और तेलुगु मूवीज के स्टाइल को कॉपी करने में लगे हुए और ऐसी मूवीज बनाने में लग गए थे जिसमें स्टोरी की इंपॉर्टेंस ना के बराबर होती है और स्टार वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बस इसी चक्कर में मलयालम इंडस्ट्री ना घर की रही ना घाट। और उस टाइम पर जैसे मलयालम इंडस्ट्री को आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा था, वैसे ही कुछ सिमिलर सिचुएशन आज बॉलीवुड में भी अराइज हुई है, क्योंकि बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार तमिल और तेलुगु मूवीज की तरह मास मूवीज बनाने में लगा है। बाकी बॉलीवुड स्टार या तो कोरियन मूवीज का रीमेक बनाने में लगे हैं या मलयालम, तेलुगु और तमिल मूवीज को हिंदी में छापने में। और जो थोड़ी बहुत ओरिजिनल मूवीज बनती है लाइक एनिमल, जवान, वो फिल्में भी साउथ फिल्म मेकर्स ही आकर बॉलीवुड में बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड में बॉलीवुड जैसा अपना कुछ भी बचा नहीं है। और बॉलीवुड में आजकल स्क्रिप्ट के सोर्सेज दूसरी इंडस्ट्रीज की मूवीज होती है जिनका रीमेक बॉलीवुड करता है। तो बेसिकली बॉलीवुड अपना ओरिजिनल चार्म खो चुकी है और सेम सिचुएशन में मलयालम सिनेमा भी थी। ये डार्क टाइम 2000 से लेकर 2008 तक चला। तो अब बात करते हैं कि फिर कैसे मलयालम सिनेमा का कमबैक हुआ। तो उस डार्क टाइम पर मलयालम फिल्म मेकर्स को एक बात अच्छे समझ में आ गई कि यहाँ की ऑडियंस को वो टिपिकल मास मसाला मूवीज नहीं बेच सकते। यहाँ की ऑडियंस को वैसी मूवीज चाहिए जहाँ प्लॉट पे ज्यादा फोकस हो, ना कि स्टार लीड पे। इसीलिए पोस्ट 2008 फिर से मलयालम सिनेमा ने वैसी ही मूवीज बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मलयालम सिनेमा अपनी रिस्पेक्ट वापस से गेन करने लगी। फिर 2010 के बाद तो मलयालम सिनेमा जैसे आग उगलने लगी और ऑडियंस को बहुत सारी मास्टरपीस मूवीज भी प्रोवाइड की। फिर चाहे वो दृश्यम ही क्यों ना हो, जिसको इंडिया के हर मेजर इंडस्ट्री ने रीमेक किया। बॉलीवुड में भी इस मूवी को दृश्यम नाम से ही छापा गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इस फिल्म को चाइनीज लैंग्वेज में भी रीमेक किया गया जिसका नाम आई गेस सिर्फ विदाउट सेफर्ट था। तो साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आ रही है कि जल्दी हॉलीवुड और कोरिया वाले भी इस फिल्म का रीमेक करने वाले हैं। और मलयालम मूवीज की बात करें तो मुंबई पुलिस, बैंगलोर डेज, उस्ताद होटल, कुमलंगी नाइट्स, प्रेमम, टेक ऑफ एंड 69 अदर्स मूवीज दी। बट फिर भी उस टाइम तक मलयालम सिनेमा को पैन इंडिया पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई थी। इवन नॉर्थ इंडिया में तो उस टाइम तक बहुत से लोग मलयालम इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि तमिल तेलुगु मूवीज तो हमेशा से हिंदी में डब्ड होते रहती थी और शायद ही कोई मलयालम फिल्म होगी जिसे हिंदी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया हो, और अगर होती भी होगी तो उन्हें लोग तमिल या तेलुगु फिल्म समझ लेते होंगे। और यही रीजन रहा कि क्यों हमें मलयालम सिनेमा के बारे में इतना लेट मालूम पड़ा। और अगर आपको ये जानना है कि 2024 में मलयालम सिनेमा के सडन राइज का क्या रीजन है, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है ओटीटी बूम को। और कैसे ओटीटी ने मलयालम सिनेमा की हेल्प की वो तुम्हें फिर से खुद टोबिनो थॉमस बताएंगे। It will be a theatrical film. If it's not theatrical, me and Basil won't be associating with that. Okay. So that's what we want. Like Minal Murali won, and we want Netflix to acquire the OTT rights because we want to have Minal Murali 1 and 2 on Netflix, but after theatrical release. We need a theatrical run for that kind of movies. We created that movie for theaters, but unfortunately because of those circumstances we had to release it in OTT. But Netflix did a very good job in promoting that movie. If we had a theatrical release, I don't know if we could have done that much promotion for a movie. We cannot bring Yuvraj Singh, we cannot bring Khali for the promotions. You know? It's very hard with the budget we have in our hands to do such promotions. So I'm very much thankful to Netflix for promoting Minal Murali like that, and whatever promotions they did, it worked. But that was a particular circumstance. In that situation we had no other options. देखो, मलयालम इंडस्ट्री एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है जिसका प्रमोशन बजट ना के बराबर होता है, तो उनकी मूवीज मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती है। अगर वो पॉजिटिव रहती है तो फिल्म हिट, वरना फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और मलयालम इंडस्ट्री के पास ना इतना बजट है और ना ही इतने सोर्सेज की पैन इंडिया लेवल पे अपनी मूवीज को रिलीज कर पाए, उन मूवीज को मार्केट कर सके। और इसीलिए इस साल मलयालम सिनेमा के सडन राइज का रीजन OTT ही है, क्योंकि जो भी मूवीज ने मलयालम सिनेमा में अच्छा परफॉर्म किया, सारी की सारी मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म
पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब किया गया, इवन डिजिटल प्रमोशन तक किया गया, जिसकी वजह से वो मलयालम मूवीज हर कोई देख पाए। इसलिए मलयालम सिनेमा की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई और मलयालम सिनेमा के जो भी मूवीज को ऑल ओवर इंडिया पसंद किया गया वो उनके OTT रिलीज के बाद ही। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कैसे OTT एक मेजर रीजन है मलयालम सिनेमा के सडन राइज का। एंड एज यू ऑल नो कि हम मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री, राइज, डाउनफॉल, पीक पर बात कर चुके हैं। अब अगर हम बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा को कंपेयर करेंगे तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये कंपैरिजन अनवांटेड लगेगा, बट मुझे रिसर्च करते टाइम काफी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली जो ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि इस साल बॉलीवुड की कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज से ज्यादा कलेक्शन मलयालम कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ने की है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और मेरी ये बातें आपको कितनी सही और कितनी गलत लगेंगी, उसी के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे मलयालम सिनेमा अपने बजट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। तो देखो, बॉलीवुड और मॉलीवुड में कंपैरिजन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग बस दोनों इंडस्ट्रीज की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को ही कंपेयर करेंगे और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन मूवीज को कंपेयर करना ही वैलिड भी होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। इस साल बॉलीवुड में काफी अच्छी कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनाई गई, जैसे कि लापता लेडीज जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31 करोड़ था। उसके बाद मडगांव एक्सप्रेस जिसने 48 करोड़ का बिजनेस किया था। किल जिसको बेस्ट इंडियन एक्शन मूवीज भी बताया गया, उसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47 करोड़ था। अभिषेक बच्चन की मास्टरपीस फिल्म आई वांट टू टॉक का टोटल कलेक्शन भी बस 2 करोड़ था। और अब मलयालम सिनेमा की कंटेंट ड्रिवन मूवीज की बात करते हैं। मंजूमल बॉयज 242 करोड़, आवेशम 155 करोड़, प्रेमालू 130 करोड़, आडू जीवितम द गोट लाइफ 160 करोड़। इंडिया की एक छोटी सी इंडस्ट्री के कंटेंट ड्रिवन मूवीज इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रही है। और आपको बता दूं कि मलयालम इंडस्ट्री का टारगेट मार्केट इंडिया में बस 3% का है, क्योंकि मलयालम बोलने वाले लोग बस 3 करोड़ है, वही हिंदी ऑडियंस लगभग 52 करोड़ है। तो इतना छोटा मार्केट होते हुए भी मलयालम सिनेमा कैसे बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रही है, जबकि बॉलीवुड का मार्केट मलयालम सिनेमा से 20 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदी ऑडियंस को बॉलीवुड की बेहतर मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर यूं कहें कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का टेस्ट ही खराब है? तो देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो माजी द माउंटेन मैन, द लंच बॉक्स, बहू मुसाई, बंदूकबाज, हरामखोर जैसी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा दे चुके हैं। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा, चली जा। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? वही नवाजुद्दीन कहते हैं कि बॉलीवुड की आर्ट या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को थिएटर से निकाल के फेंक दिया जाता है। इवन OTT वाले भी बड़े मशक्कत करने के बाद उनकी फिल्मों को खरीदते हैं। अगर इस तरह की फिल्म, इस तरह का सिनेमा हम रिलीज करें तो मुश्किल से स्क्रीन मिल, भोगी बैठे ना हम लोग तो। अच्छा, फिर उस सिनेमा को हम सोचते हैं कि चलो OTT पे डाल दें, तो OTT भी लेने के लिए तैयार नहीं होता उसको, क्योंकि हम हिंदी ऑडियंस को झूमे जो पठान, मेरी जान या फिर टाइगर का स्वैग देखना जो पसंद है। देखो, नो हेट फॉर SRK सलमान, क्योंकि उन्होंने भी फैन ट्यूबलाइट जैसी फिल्में बनाई थी, बट क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका क्या रीजन है, कमेंट में बताना। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो की है बजट। और जैसे इंडिया के वुमेन को पता है कि कम खर्चे में घर कैसे चलाया जाता है, वैसे मलयालम फिल्म मेकर्स को अच्छे से पता है कि कैसे कम बजट में मास्टरपीस सिनेमा बनाया जाता है। जहां आजकल बॉलीवुड में TJMM जैसी रोम कॉम फिल्म पर 200 करोड़ फूक दिए जा रहे हैं, वही मलयालम इंडस्ट्री 9 करोड़ के बजट में प्रेमालू जैसी मास्टरपीस फिल्म बना देती है। और रिसेंटली रिलीज हुई बेबी जॉन, जिसका बजट 180 करोड़ जा रहा है। और गणपत BNCM का नाम भी मत लेना, अभी गरियाना स्टार्ट कर दूंगा। तो वही अभी रिसेंटली मलयालम इंडस्ट्री की भी एक एक्शन फिल्म रिलीज हुई थी, मार्को, जिसे इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म भी बताया जा रहा है। और इस फिल्म का बजट बस 30 करोड़ था। और ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊं कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से अपने बजट को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। और वो लोग कम बजट में भी अच्छी मूवीज इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो लोग स्टार को नहीं, एक्टर को कास्ट करते हैं। और फिल्म में ममूटी जैसा कोई सुपरस्टार हो या फिर कोई नया लौंडा, अगर कहानी अच्छी है तो उसे फुल सपोर्ट मिलता है। साउथ में वो सिस्टम में इक्वालिटी है, तो चाहे वो मम्मूटी मोहनलाल की फिल्म हो, चाहे एक न्यू कमर की फिल्म हो, उनको बराबर विजिबिलिटी मिलती है। ये लोग फॉरेन लोकेशन पे शूट करने की जगह वो केरला के किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पर शूट करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्चर तो प्रमोट होता ही है, साथ ही साथ पैसे भी बहुत कम लगते हैं। और वैसे भी मलयालम इंडस्ट्री मोस्टली ऐसी मूवीज बनाती है जो कल्चरल रूटेड हो, जिसे किसी छोटे शहर या गाँव में सेट किया गया हो। और अगर तुम अपनी फिल्म को किसी गाँव या सिटी में शूट करते हो तो अच्छा खासा खर्चा कम हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, मलयालम डायरेक्टर महेश नारायण ने सी यू सून नाम की एक फिल्म बनाई थी। लॉकडाउन में बनाई गई इस फिल्म को सिर्फ आईफोन से शूट कर लिया गया। तो मतलब देख रहे हो ना लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि वहां पर सब लोग काफी पैशनेट है, काफी कोलैबोरेटिव है। तो अगर बजट की प्रॉब्लम आती है तो उसको सब मिल के सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ बॉलीवुड में तो स्टार्स के नखरे खत्म ही नहीं होते। बजट की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो दूर, अगर सेट पे 4 वैनिटी वैन ना हो तो ये लोग काम करने से मना कर देते हैं। बॉलीवुड मूवीज तो अच्छी बनाती ही है और इस साल OTT की वजह से ये इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो सवाल ये आता है कि मलयालम सिनेमा का फ्यूचर क्या होगा, और ये भी क्या ये छोटी सी इंडस्ट्री कभी 500 करोड़ या 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी? तो चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं।
साउथ इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स और फिल्म मेकर्स हैं वो रीजनल इंडस्ट्री को लेके बहुत अवेयर रहते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में जो छोटी इंडस्ट्रीज लाइक ओडिशा इंडस्ट्री या मलयालम इंडस्ट्री है वो 500 करोड़ इजिली क्रॉस कर जाएगी। Waiting there to come into cinema. The new film from Orissa, I forget the name of the film. I'm yet to see it. Everybody's been talking to me about it. In fact, Prashant Neel told me about that film. Prabhas keeps telling me this. That, Prithvi, we sit here and talk about Telugu, Hindi, Malayalam, Tamil. For all you know, the next 500 crore film might come from Orissa or Assam, लेकिन ये वीडियो मलयालम सिनेमा के बारे में है तो मलयालम सिनेमा पर ही बात करेंगे, ओडिशा इंडस्ट्री को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। वैसे आप किस इंडस्ट्री पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो वो भी हमें बता देना। एज यू ऑल नो कि मलयालम सिनेमा के स्टार लाइक दुलकर सलमान, फहद फाजिल, टोविनो थॉमस, पृथ्वीराज सुकुमारन, ये सारे लोग आज ऑल ओवर इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। और जब भी कोई इंडस्ट्री या उसके स्टार्स पॉपुलर हो जाते हैं तो उनकी मूवीज की डिमांड भी इंक्रीज होती है, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन मूवीज को ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली भी देखने को मिला, जब मार्को रिलीज हुई तो उसे बस 30 स्क्रीन्स मिले, लेकिन एक हफ्ते में ही वो 300 स्क्रीन्स कैप्चर कर ली। और जब स्क्रीन काउंट अच्छा मिलेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि मलयालम सिनेमा भी 500 करोड़ के क्लब में इजिली शामिल हो पाएगी। 2022 में कांतारा ने भी बस अपने कंटेंट के दम पर ही 400 करोड़ किया था। इस चीज को आने वाले टाइम में मलयालम सिनेमा बहुत बार रिपीट करने वाली है, और आने वाले टाइम में बहुत सी मलयालम फिल्म मेकर्स बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करते नजर आएंगे। और बहुत से मलयालम एक्टर्स ऑलरेडी बॉलीवुड की मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे दुलकर सलमान, और अभी रिसेंटली पृथ्वीराज सुकुमारन ने BMCM में काम किया था। और आने वाले टाइम में तो फहद फाजिल भी इम्तियाज अली की मूवी में हमारी करंट नेशनल क्रश तृप्ति त्रिवेदी के अपोजिट रोल करते नजर आएंगे। और बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म देवा के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज भी मलयालम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो आने वाले टाइम में काफी एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस अपने को देखने को मिलने वाली है। एक बात और जो इस इंडस्ट्री या इनके सुपरस्टार्स के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वहाँ के सुपरस्टार्स कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से घबराते नहीं। जैसे कि मलयाली सुपरस्टार ममूटी की 2023 में सूर्या की वाइफ ज्योतिका के साथ एक फिल्म आती है कठाल द कोर, एक गे इंसान की शादी के बंधन में फंसी पूरी लाइफ की कहानी। आपको लगता है कि बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना को छोड़ के कोई दूसरा स्टार इस तरह के प्रोजेक्ट को साइन करेगा? I said, sir, how did you choose to play this role? And he was like, what is a hero? A hero is not someone who's hitting somebody, who's doing action and romance. A hero is someone who's trying different roles, who's getting into the act of different characters. That's a real hero. बस यही बात बॉलीवुड स्टार्स को दूसरों से अलग बनाती है। और देखो कहीं ना कहीं हिंदी ऑडियंस भी जिम्मेदार है, वो आर्ट सिनेमा को पसंद ही नहीं करती। जैसा कि केस स्टडीज वाली वीडियोस पर अगर आपका सपोर्ट ना मिले, वीडियो को आप लाइक करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हम 7-8 दिन लगाकर अच्छा खासा पैसा खर्च करके इस तरह की केस स्टडीज को प्रोड्यूस करें, और हम भी सिर्फ मांस मसाला फिल्में या उनके सुपरस्टार्स के कंटेंट पर काम करेंगे जिस पर हमें पब्लिक का तगड़ा रिस्पॉन्स मिले। और एग्जैक्टली यही हाल फिल्म मेकर्स का भी होता है। आपको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाने इसलिए नहीं बनते कि वहाँ के सिंगर्स लिरिसिस्ट घटिया हैं, बल्कि वो इस तरह गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऐसे गानों का डिमांड है, ऐसे गानों को उन्हें ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिलता है। इस तरह आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो जो है ना बहुत अच्छी थी, और क्रक्स जो है मुझे जो है ना बहुत अच्छा जो है वो लगा कि भाई जैसी जो पब्लिक चीज़ें डिमांड करती है, जो मेकर्स हैं वो वैसी चीज़ें ही बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं बॉलीवुड में जो कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसे, या आप ऑडियंस वो कलेक्शन की तरफ से आप कह लें या OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ कह लें, तो बाकी वो एप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलती। हाँ, एक बार जैसे वो हिट हो जाए या वो चल जाए तो फिर एक अलग चीज़ है। अभी जैसे क्या नाम लेते हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, उनकी जो माउंटेन मैन वाली मूवी है उसकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है, मैंने वो देखी है, मुझे पसंद आई है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, लेकिन जब आप उनकी कलेक्शन देखते हैं ना तो आपको वो फिगर्स नज़र नहीं आते। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत सारे ऐसे आप कह लो कि एक्टर्स हैं जो कि अंडररेटेड एक्टर्स हैं, और मतलब उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छी मूवीज़ में काम भी करते हैं, और लो बजट की मूवीज़ होती हैं, लेकिन जब आप वो स्टोरी देखते हो, मूवी देखते हो, और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। यस, मैं ये बात मानूंगी कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि ओवररेटेड हैं, मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि एक स्टारडम है जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि उनकी जो मूवीज़ हैं उनमें आपको मसाला जो है वो देखने को ज़्यादा मिलता है, और उसी बेस पर मूवी जो है वो आपको हिट होती हुई नज़र आती है। जैसे अगर मैं कांतारा मूवी की बात करूं तो इनिशियली उस मूवी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो फेस करनी पड़ी थी। तो वो पहले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी मूवी, और उसके बाद लोगों ने जाना था कि भाई कांतारा मूवी क्या मास्टरपीस बनाया गया। तो यस, मैं ये बात ज़रूर मानूंगी कि कहीं ना कहीं पर आपको जो स्ट्रगल है मतलब एक जो आप रियल सिनेमा देखना चाहते हो
उसमें बहुत सारे स्टार्स को देखने को तो मिलती है, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है वो ऑडियंस होती है। ऑडियंस जिस तरह का डिमांड करती है उसी तरह का काम जो है वो आपके सामने आता है। हो सकता है बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हों जो कि एक्चुअली में काम कुछ डिफरेंट करना चाहते हों, और जब वो ट्राई भी करते हों तो वो सक्सेसफुल ना होते हों, लेकिन बाय द एंड जो है वो बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो इतने ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं वो भी उनको सब फेस करने पड़ते हैं। यार मेरा ख्याल है कि जो सोसाइटी में एक चीज़ सेट भी जो कर दी जाती है ना, वो भी जो है बिजनेस को जो है वो डिसाइड कर, जब भोजपुरी की जो है बात की गई तो वहाँ पर जो गाने बनते हैं, आप लिटरली जब आप वो गाने सुनते हैं ना, कहते हैं यार क्या ये बात कर रहे हैं गाने में। अच्छा से मैंने भोजपुरी गाने ज़्यादा सुने ही आपने नहीं सुने? मैंने कुछ जो है वो वैसे मैंने वो वाले सुने जो कि अब बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। वो तो एक डिफरेंट है ना, जो रील्स वगैरह में आपको कुछ ना भोजपुरी गाने ऐसे सुनने को मिलते हैं जो वाकई जो है ना बहुत ज़्यादा वल्गर जो है वो आपको साउंड जो है वो करते हैं, लेकिन उस पर जब आप व्यूज़ देखते हैं, लाइक्स देखते हैं, लोगों ने मिलियंस में जो है उसे जो है पसंद जो है वो किया होता है। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहें ना तो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, थोड़ा सा उसमें आपको लॉस जो है मिलता है, लेकिन जो है ना लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आपको उसमें बेनिफिट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं फिर। लेकिन सॉरी टू से मैं ये बात बोलना चाहूँगी, कोई भी ना अगर आप ये कहना कि अपना लॉस करके सिर्फ सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कोई भी नहीं करता, ये कोई भी नहीं करता प्रैक्टिकली। अगर हम देखें क्योंकि अगर हम बॉलीवुड की बात करें ना, अब आकर बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो हो चुका हुआ है। अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें, यानी कि जब मैं और आप अगर अपने बचपन की अगर हम बात करें, आपको बहुत सारी मूवीज़ जो है उस टाइम भी ऐसी देखने को मिलती थी जो अच्छी मूवीज़ होती थी, फैमिली मूवीज़ होती थी, कुछ मैसेज होता था, आपको जो है वो देखने का जो है मज़ा आता था। मलयालम मूवी की जो है वो बात करें तो वो जो इल्यूमिनाटी वाली जो जिसमें इल्यूमिनाटी गाना है वो जो है मैंने वो देखी हुई है, और वो मूवी आपको देखने का जो है मज़ा आता है। फिर उसके बाद वो जो बॉयज़ वाली मूवी है वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसका मैंने सुना है कि वो मूवी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं हैरान हो गई हूँ ये सुन के कि 12-12 घंटे एक्टर्स काम कर रहे हैं, और मतलब 3 हफ्तों में मूवी खत्म, बजट इस तरह का जो बनाया जाता है। लेकिन ये एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं ये वीडियो देखते हुए ये चीज़ मेरे जहन में आई कि हम लोग जब टीवी पर साउथ इंडियन मूवीज़ देखते थे ना, तो हम लोगों को नहीं पता होता था कि ये तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बट बस वो हिंदी डब्ड मूवी होती थी, हमारे लिए सारी वो साउथ की मूवीज हुआ करती थी। हाँ। यही मैं बात करने लगा, क्योंकि हम हिंदी डब में देखते हैं तो हम जो है ना वो पूरे टॉलीवुड कॉलीवुड सारों को जो है ना वो एक में जो है ना वो कंसीडर कर देते हैं हाँ कि भाई ये साउथ इंडस्ट्री के जो है वो है। लेकिन हाँ, अब आकर अगर देखा जाए तो आपको जो कोलैबोरेशन साउथ और नॉर्थ में जो है वो देखने को जो है मिलता है, और एक जो है अलग फ्लेवर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना आपको ये चीज़ रियलाइज एक टाइम पर आके हो जाते हैं कि हाँ भाई ऑडियंस जो है ना वो कुछ आपको डिफरेंट जो है वो देखना जो है वो चाह रही है, एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छी मूवीज़ चाहिए। अभी जैसे वो मूवी की बात करें, वो जो थी वो सजनी रे, उसका नाम हाँ लापता लेडीज़ की बात करें, वो एक अच्छा कंटेंट था, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए वो कम बजट में मूवी बनी, लेकिन कम से कम उसे 100 करोड़ तक जो है वो कमाना चाहिए था, लेकिन 31 करोड़ उसने कमाए। वो जो है वो आकर जो है वो रुक गई। तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर जब वो वहीं पर आके रुक जाती है ना, लोग जो बनाने वाले मेकर्स वाले हैं, जो मेकर्स हैं, वो फिर वही जो है वो चीज़ें बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। वरना अगर राइटर्स की बात की जाए तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा देश है भाई, राइटर्स की जो है वो कमी जो है वो बिल्कुल नहीं है। बट एक चीज़ बहुत अच्छे राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं। वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी जैसे बॉलीवुड का हम लोग सुनते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा फेक लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चकाचौंध रहती है। जैसे अनुराग कश्यप सर ने भी ये बात की कि आपको एक बड़े स्टार में और एक न्यू कमर में अगर वो मूवी अच्छी है, सपोर्ट दोनों को आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन टाइम भी हाँ कि अगर कोई बड़ा स्टार है तो सिर्फ उसको प्रेफर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये चीज़ें जो है ना मैं कहूँगा आपको पहले बॉलीवुड में देखने को मिलती थी, और अक्सर जो है मैं जिक्र भी करता हूँ कि जैसे बॉलीवुड की पुरानी फिल्में, यार अगर हम चलें बहुत पुरानी फिल्म सीता और गीता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर देखा जाए तो चाचा चाची जो बनाए हुए हैं उन्हें एक प्रॉपर जो है वो आपको फेस टाइम जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। और भी जितने भी जैसे हम चालबाज मूवी की बात करें, कैरेक्टर को जो है वो उसमें वो जो घर के जो नौकर जो बनाए हुए थे, जो चचा बनाए हुए थे, उनका भी आपको एक प्रॉपर जो है फेस टाइम जो है देखने को मिलता है। तो पुरानी मूवीज में आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती थी। अब आकर
बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टार ड्रिवन आपको जो है वो कि एक ही बंदे पे फोकस जो है देखने को मिलता है। हाँ, ये ट्रेंड बॉलीवुड में आपको जो है ना अब आकर, जिसमें फेस टाइम की बात करें, ये आपको वेब सीरीज में जो है वो देखने को मिलता है कि हर कैरेक्टर को जो है ना बड़ा एलेबोरेट करके दिखाया जाता है। बिल्कुल, बस मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें जो है ना वो अभी के जॉनर में कम होनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। एक तो अभी बहुत वायलेंस वाला एक एक्शन जो है वो मतलब, और दूसरा मुझे ना बहुत ज़्यादा VFX जो है वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जो हम लोग रियल लोकेशंस देखते हैं ना, यस मुझे वो ज़्यादा मज़ा आता है देखने का। तुम्हारा क्या वैसे जॉनर है? सेम जॉनर है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस तरह की मूवीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ में ज़्यादा वीडियो गुड बाय।